स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप सब ने पाकिस्तान, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे जैसे देशों का नाम सुना है। इस लिस्ट में श्रीलंका भी आता है। कोई एक चीज जो कॉमन है इन देशों के बीच में, ये सारे देश इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास भी अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत भारी कमी है और यही प्रॉब्लम एशिया में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी अनुभव कर रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया क्या होता है ये। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है आपके पास सेफ्टी, सिक्योरिटी के तौर पे आपकी तिजोरी में गोल्ड, फॉरेन करेंसी एसेट और कुछ और इंस्ट्रूमेंट आरटीपी एंड एसडीआर पड़े रहते हैं। बेसिकली ये वो तिजोरी है जिससे पैसा निकाल के आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश में करेंसी स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। आरबीआई का प्रयास रहता है कि हमारे देश के अंदर रुपी डॉलर या रुपी पाउंड या किसी भी देश के साथ जो एक्सचेंज रेट है वो बैलेंस्ड रहे। एक और बेनिफिट ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अगर आपका देश दूसरे देशों से कोई चीज खरीदता है तो आप उसके बदले में पैसा दे सकते हो निकाल कर। आइए जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। और फिलहाल इंडिया ने विटनेस किया है अ फॉल इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर सेकेंड स्ट्रेट वीक। अब आप कहोगे सर ये तो होता रहता होगा, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, ये तो जिंदगी का उसूल है। बट नहीं, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब फिलहाल गिरना नहीं चाहिए, बल्कि हमारी सिचुएशन इस प्रकार होनी चाहिए दैट वी विल कंसोलिडेट आवरसेल्व्स, कंसोलिडेट आवर इकोनॉमी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी है किसी देश की स्टेबिलिटी के लिए। खबर यही थी कि इंडिया का लगातार दूसरे हफ्ते कॉन्जिक्यूटिवली फॉरेन एक्सचेंज रेट में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गिरावट आई है। 589.14 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मई 26 का आरबीआई के डेटा के हिसाब से, और लगभग 4.5 बिलियन की गिरावट देखने मिल रही है एक हफ्ते में। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं? और अगर मैं कंपेयर करूं 2020 में हम 581 बिलियन के लेवल पर थे 25 दिसंबर, क्रिसमस ऑफ 2020, 2021, 2022 और अब आ गया 2023। मई 26 को 589 पे फिर आ गिरे हैं हम एक टाइम पे 650 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्रिएट कर चुके थे और वापस गिरते गिरते 580 के करीब आ गए। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना कि हमने इतना अक्यूमुलेट किया और वापस आज गिर गए। क्या रीजन रहा है इसके पीछे, समझते हैं। इंडिया का फिलहाल में वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 4th 5th के आसपास ही रहता है इंडिया, कभी 4th हो जाता है, कभी 5th हो जाता है, इट चेंजेस। उसका रीजन ये है कि रशिया 4th पर है, कभी रशिया नीचे रहते हो जाता है, कभी रशिया ऊपर चला जाता है। रशिया खुद यूक्रेन रशिया वॉर में अभी इंक्लूडेड है, तो उनकी इकोनॉमी इतनी तो स्टेबल है नहीं, तो ऊपर नीचे रहता है, कभी हम 4th कभी हम 5th पे रहते हैं। अब दुनिया में भले ही हम 5th पोजीशन पे है, पर हमारा ग्रोइंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 1991 में, 1991 में जब हम 3 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास थे, मतलब 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। मतलब इंडिया बाहर से पेट्रोल, गोल्ड, डीजल, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब खरीदता था। उसको खरीदने के पैसे ही नहीं बचे थे, 2 हफ्ते के पैसे थे। उसके बाद क्या किया जाए कुछ अनुमान ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था। एलपीजी रिफॉर्म्स किए उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने प्राइवेट कंपनीज को बढ़ावा दिया, बिजनेस करने के लिए अनुमति दी, लाइसेंसेस, परमिशंस, रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती थी, उन्हें कट डाउन किया और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बुलाया ताकि आके कंपीट करें। इंडियन सरकारी कंपनियां इंडियन प्राइवेट कंपनियों के साथ और इंडियन प्राइवेट और सरकारी कंपनियां फॉरेन कंपनीज के साथ इंडिया में कंपीट करें ताकि हमारा देश तरक्की के रास्ते पर जा सके। उस वजह से इंडिया की इकोनॉमी में एक टर्न अराउंड, एक चमत्कार हुआ, एक बदलाव आया और हमने काया पलट किया। उस काया पलट की वजह से कुछ समय पहले तक हम 600 बिलियन, 3 से 600, 3 to 600, खुद सोचिए कितनी बड़ी छलांग मारी 30 साल में। बट इतना जो ग्रो किया उसमें गिरावट हो रही है, उसके पीछे के एक्चुअल रीजन समझ लेते हैं। अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप है, vasu.katara@studyIQ.com ये मेरी ईमेल आईडी है और vasu.katara मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसपे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा
आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रिपरेशन, असिस्टेंस चाहिए, तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहां पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई जाती है। हर वो चीज जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी मार्केट में, पर यहां पर आपको एक ही कोर्स में मिल रही है। जहां पे लाख 1.5 लाख रुपए आपको खर्चने पड़ते हैं, वही सेम चीज आपको 30,000, 29,999 की अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल रही है। बुक्स आपके घर पे भिजवाई जाएगी, जो अगर आप मार्केट से लेते तो वैसे ही 4 to 5,000 की कॉस्ट आती है। स्टडी आईक्यू की बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, आपके घर तक भिजवाई जाएगी। 7 से 10 दिन में, जिस दिन आप एनरोल करते हो, आपके घर पे बुक्स भिजवाई जाएंगी। वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके एडमिशन लीजिए। 9 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे। मैं खुद इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा इस बैच में, तो जो पढ़ाएगा उसके साथ जुड़कर उसकी पर्सनलाइज गाइडेंस लेकर पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू समवन एल्स हु इज नॉट टीचिंग यू। तो इसका आप फायदा लें। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 29,999 का हमारी फीस है। उसके अलावा 35,999 का यूपीएससी का 2025 का बैच है, वो 24 का है और ये 25 का है। इसकी क्लासेस 8 जून शाम 6 बजे से शुरू हो रही है। अगेन वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की जून बैच में आप एडमिशन लेकर कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तिजोरी की तरह है। आरबीआई के पास मान लेते हैं एक तिजोरी है, जिसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स पड़े हैं, डॉलर, पाउंड, यूरो, युआन, येन, दूसरे देशों की करेंसी पड़ी है। मोस्टली 50% के करीब डॉलर है। उसके अलावा गोल्ड बुलियन है। बुलियन समझते हो, गोल्ड की ये ईंटें। और थर्ड नंबर पे एसडीआर आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, जो कि आईएमएफ के द्वारा इशू किए जाते हैं। एसडीआर इन्हें कहते हैं। अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की खूबी यह है कि कोई भी देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, आईएमएफ से मदद ली जा सकती है, पर आईएमएफ बिना मदद देती है तो विद टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई एवरीवेयर इन लाइफ। डोंट यू अग्री? तो जब आईएमएफ मदद करता है किसी भी देश की, तो अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं। जैसे पाकिस्तान को कह रहा है कि पहले अपने देश में जो इतनी सब्सिडी देते हो अपने लोगों को बंद करो, टैक्स जो कम लगाते हो बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम करने वाले लोगों के ऊपर, उसे खत्म करो। टैक्स ज्यादा लगाओ, सरकार जब कमाएगी पैसा तभी तो खर्चेगी, तभी तो हमारा उधार चुकाएगी। आईएमएफ पैसा देने तैयार नहीं है पाकिस्तान को, इसलिए कई मल्टीपल राउंड्स और डिस्कशन के बाद भी पाकिस्तान को फंड्स आईएमएफ से नहीं मिल पा रहे हैं। इंडिया को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने 1991 में, आफ्टर एक्सेप्टिंग द कंडीशंस व्हिच वाज सेट बाय आईएमएफ, आईएमएफ ने जो बात कही हमने मानी और उन कंडीशनलिटीज को हमने अपने देश में लागू किया। चलिए, परिणाम तो अच्छा निकला, हमारी इकोनॉमी सरवाइव कर गई, बट हम फॉरेन असिस्टेंस के तहत दब गए। सारा उधार चुका भी दिया, 7 बिलियन के करीब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से उधार लिया था। कुछ ही सालों में हमने सारा उधार चुका दिया था। बट आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के कम होने से कोई भी देश इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाता है और उसे दूसरे देशों से पैसा उधार असिस्टेंस मांगना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई के पास जा जाके मांगता है, जो अमेरिका से मांगता है, वैसे ही आपको भी पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ता है अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना हो तो। ये तिजोरी की तरह है, एंड इट शुड ऑलवेज बी हैविंग इनफ क्वांटिटी ऑफ मनी। आरबीआई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और स्पेसिफिकली गोल्ड को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप डॉलर ज्यादा होल्ड करके रखोगे, डॉलर हो रहा है वीक, डॉलर रुपए के मुकाबले मजबूत हो रहा है, पर इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर कम होता जा रहा है मार्केट में। डॉलर बेसिकली यूएस जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है डॉलर प्रिंट करने की, जिस देश की करेंसी है वो, उस देश में खुद बैंकिंग क्राइसिस चल रही है। 3 बैंक फेल हो गए हैं, सिग्नेचर बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक एंड फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में भी इशू थे। तो आप देख रहे हो कि डॉलर पर रिलाई करना इकलौते तौर पर ये सही तरीका नहीं है। तो गोल्ड खरीद रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड रिजर्व्स फॉर इंडिया। तो अभी 26 मई को मैंने बताया 4.5 बिलियन डॉलर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट गया। 19 मई, एक हफ्ते पहले, 6 बिलियन डॉलर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट गया। दिस इज द बिगेस्ट एंड द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन मोर देन 3 मंथ्स प्रायर। पिछले 3 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। अब इसकी सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा गिरावट हो रही होती है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई तुरंत स्पॉट मार्केट का मतलब देखो, 2 तरीके की मार्केट है। मुझे मेरे घर में आटा, रोटी तो सभी खाते हैं, आटा चाहिए, तो मैं जाकर किसी भी चक्की से तुरंत ऑन द स्पॉट जाके आटा खरीद सकता हूं। ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत जाकर। या मैं किसान को बोलूं कि यार देखो, तुम
इस बार जब सीजन आएगा गेहूं उगाओगे, मेरे लिए 50 किलो गेहूं उगा देना या 500 किलो गेहूं उगा देना, ये लो थोड़ा पैसा एडवांस में दे रहा हूं, बट वो जब भी गेहूं उगाओगे मुझे ही दोगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये हो गया फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है ना। तो दोनों तरीके की मार्केट होती है, स्पॉट में ऑन द स्पॉट होता है, फॉरवर्ड में फ्यूचर की डेट होती है। तो आरबीआई ऑन द स्पॉट करेंसी खरीदता है या फॉरवर्ड मार्केट में जाता है, ताकि जब डॉलर बहुत घटता जा रहा है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट रुपए के ऊपर ना हो। अब सर रुपए के ऊपर कैसे डॉलर का इंपैक्ट हो सकता है, देखिए बात समझिए। करेंसी के अंदर डेप्रिसिएशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन का मतलब है जब आपके देश की करेंसी की वैल्यू, रुपया कमजोर हो जाए, वीक हो जाए, रुपए की वैल्यू घट जाए, दूसरे देश की करेंसी मतलब डॉलर उसके मुकाबले जो स्ट्रांग हो रहा है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जब एक डॉलर मान लीजिए 80 रुपए का होता था, वो अगर 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए पर डॉलर, तो वो एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी का। मतलब अगर एक बात समझिए, एक अमेरिकन आता है इंडिया में, $1 में उसे 1 रुपए वाली 80 टॉफी मिलती थी, आज उसे 100 टॉफियां मिलेंगी। क्या उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। ये एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन का। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। ये भी डेप्रिसिएशन जैसा ही है, मैकेनिज्म ये सारा है, बट ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये आरबीआई, हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जबरदस्ती करता है। सर अगर 100 ना होके ये 60 हो जाता तो हमारा रुपी हो जाता, क्या होता, स्ट्रॉन्गर, एंड डॉलर हो जाता वीकर, वीक। उसको कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और जब ये ऑटोमेटिकली होता है मार्केट के अंदर, सर ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है? अरे किसी भी चीज की डिमांड एंड सप्लाई देखी जाती है। डिमांड एंड सप्लाई के अंतर्गत आपको देखने मिलेगा, जब डिमांड ज्यादा होता है किसी पर्टिकुलर करेंसी का, तो उसका मार्केट में रेट बढ़ता है। अरे दुनिया का यही उसूल है, जिस चीज की ज्यादा डिमांड, जिसकी ज्यादा मांग, उसके ज्यादा भाव बढ़ जाते हैं। डॉलर की ज्यादा डिमांड है, डॉलर उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डॉलर मजबूत होगा। रुपए की ज्यादा डिमांड है, रुपया उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है, रुपया मजबूत होगा। एंड दी वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन उल्टा होता है। जब आपकी करेंसी की ज्यादा डिमांड है रुपए की डॉलर के मुकाबले, तो जैसे मैंने बताया ना, $1 80 का होता था, 80 रुपए का वो 60 का हो जाए, तो ये एप्रिसिएशन होता है। और रिवैल्यूएशन जब आरबीआई करे, मतलब डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन जबरदस्ती आरबीआई कर रहा है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली हो रहा है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अरे यार एक बात समझो, कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन क्यों महंगी हो गई थी, कोविड की दवाइयां क्यों महंगी हो गई थी? क्योंकि मांग बहुत ज्यादा थी, लोग मांग रहे थे, कुछ भी पैसा देकर खरीदने तैयार थे, पर डिमांड ज्यादा होने के मुकाबले सप्लाई ज्यादा थी नहीं, इसलिए महंगी हुई। इसलिए डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन भी सेम कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन जब डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं, एप्रिसिएशन जब डिमांड ज्यादा नहीं है, दूसरी करेंसी की डिमांड ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं आपको कि डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन नॉर्मली चलता रहता है, मतलब चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एसेट्स आर वेरी नॉर्मल। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट हमारी करेंसीज पे और आरबीआई के रिजर्व पे पड़ता रहता है। तो ये एक फैक्टर है जिस वजह से आपके देश की करेंसी वैल्यू लूज आउट कर देती है दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले, और इस वजह से कई बार हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू भी कम होती है। एक मेजर रीजन है वैल्यूएशन लॉस, जो कि यूएस डॉलर के एप्रिसिएशन होने की वजह से हुआ है अगेंस्ट द मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड सिंस 2022। मतलब अमेरिकी डॉलर दूसरे देश की मुद्राओं के सामने अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, यूएस की करेंसी से रिलेटेड रिस्क बढ़ता जा रहा है, इन्वेस्टर्स डर रहे हैं यूएस की करेंसी में इन्वेस्ट करने में, बैंक्स में भी फेलियर हुआ है, और एक इंटरनेशनल लेवल पर अनसर्टेनिटी बन रही है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, जिस वजह से मार्केट सेंटिमेंट बहुत खराब है। और हमारे रिजर्व में भी तो मल्टीपल करेंसीज की पोर्टफोलियो है ना, मतलब मल्टीपल करेंसीज आती है ना, जिसमें डॉलर हो गया, जिसमें यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, और ये सब की वैल्यू हम डॉलर में डिनोमिनेट करते हैं, चाहे दूसरे देश की करेंसी भी हो। तो वैल्यूएशन लॉस ही है, इस वजह से आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुए। आरबीआई कुछ समय से एक और चीज कर रहा है, आरबीआई इज सेलिंग डॉलर्स इन द स्पॉट मार्केट। हम क्या कर रहे हैं, डॉलर बेच रहे हैं। बात समझो, मैंने क्या कहा, जिस चीज की मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं होती है वो बहुत महंगी हो जाती है। डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई नहीं है, डॉलर की डिमांड है ज्यादा। डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है, दुनिया भर के अंदर कुछ भी खरीदो, सऊदी से कुछ खरीदो, फ्रांस से कुछ खरीदो, यूएस से कुछ खरीदो, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो डॉलर की डिमांड है बहुत ज्यादा और सप्लाई उतनी ज्यादा हो नहीं पा रही है। आरबीआई ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, आरबीआई सेल्स डॉलर इन द मार्केट।
कि ये जो आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ी है जिसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी मार्केट के अंदर जो आप घर में आटा खाते हैं, सारी आटे की बोरियां गायब हो जाएं तो आटे के रेट बढ़ने लगेंगे। थोक व्यापारी करते हैं लोग, काला बाजारी करते हैं लोग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, उस वजह से रेट बढ़ते हैं। इसी तरीके से मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है डॉलर की, पर डॉलर उतना अवेलेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में डॉक्टर आरबीआई कम्स विद द मेडिसिन। व्हाट इज दैट मेडिसिन? आरबीआई सेल्स डॉलर इन द स्पॉट मार्केट। डॉलर बेचता है कि डॉलर चाहिए, लाओ, रुपए दो, ये लो डॉलर, ताकि वो जो सडन फ्लक्चुएशन थी, रुपी का जो सडन मूवमेंट हो रहा था, वो रुक जाए और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पैसा मिल जाए। कई बार ऐसा होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़ी तेजी से हमारे देश से पैसा विड्रॉ करके बाहर चले जाते हैं। यूएस में वहां के सेंट्रल बैंक ने 1% इंटरेस्ट भी बढ़ाया डिपॉजिट्स के ऊपर। वहां पे 1% भी बहुत है क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया में माना जाता है रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो तुरंत यहां से पैसा निकालेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स बाहर चले जाएंगे। 2022 की बात बता रहा हूं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.2 लाख करोड़ रुपीस हमारे देश की स्टॉक मार्केट से, इक्विटी मार्केट से विदड्रॉ किए और ले गए। फॉरेनर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, यूएस का एक सिटीजन है, एग्जांपल लेते हैं हम टॉम क्रूज का, कोई भी हॉलीवुड के एक्टर का, या हमारे प्रियंका चोपड़ा जी के हस्बैंड निक जोनस जी का। अब उनको पैसा कमाना है, उनको दिख रहा है कि इंडिया इज अपकमिंग एंड ग्रोइंग मार्केट, इंडियन कंपनी में मैं पैसा लगा देता हूं, मान लीजिए रिलायंस में पैसा लगा देता हूं। आजकल तो आईपीएल भी रिलायंस दिखा रहा था, वो भी फ्री में। तो रिलायंस के तारे बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, आइए पैसा लगाते हैं और ग्रो करेंगे। पैसा लगाया, अच्छा खासा रिटर्न कमाया और वो पैसा विड्रॉ करके चले गए। यहाँ हमारे देश में इंस्टेबिलिटी पैदा होगी, लोगों को लगेगा लोग शेयर्स बेच बेच के जा रहे हैं, हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी में कोई क्राइसिस है। तो व्हेन एफआईआई सेल देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन रूपी, कन्वर्ट देम इनटू डॉलर, बिकॉज वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें तो डॉलर में तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? रुपया चलता है। और जब लेकर जा रहे हैं तो रुपए को कन्वर्ट करवाने डॉलर में और पैसा यहां से ले जा रहे हैं, फिर मार्केट में तो और डॉलर कम हो जाएगा, देयर विल बी मोर शॉर्टेज। बात कनेक्ट कर पा रहे हो? इसीलिए उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए आरबीआई कहता है लो डॉलर, हमसे लो डॉलर। आरबीआई वो डॉलर कहां से लाएगा? आरबीआई के पास कहां अभी कुछ पड़ा था? किसी तिजोरी में आरबीआई के पास डॉलर भी थे, गोल्ड भी था, स्पेशल ड्रॉइंग राइट भी था। ओ माय गॉड, दैट इज दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स कि इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकाल के, वेयर देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ डॉलर सप्लाई, तो यहां से पैसा निकाला आरबीआई ने ताकि डॉलर की डिमांड पूरी कर सके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इंडिया में। आरबीआई तो ट्रेजरर है ना इंडिया का, ट्रेजरी उसके पास है, पूरी तिजोरी उसके पास है। आरबीआई तो ये कर सकता है। इस वजह से हमें काफी पैसा निकालना पड़ा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, काफी डॉलर निकालना पड़ा, अपनी तिजोरी में अमाउंट कम हो गया और निकाल कर हमें देना पड़ा। एक मेजर रीजन बना आरबीआई के रिजर्व्स के डिक्लाइन का। ठीक है ना? सो चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन डॉलर टर्म्स इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज, ये मैं बता चुका हूं। जरूरत पड़ रही थी डॉलर सेल करने की, वो मैं बता चुका हूं। इस वजह से इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार गिरता जा रहा है और ये एक डरने वाली बात है, क्योंकि प्रिकॉशनरी तौर पे हमें कोशिश करनी है कि अब ये ज्यादा आंकड़ा नीचे ना गिरे, और भी मेथड्स ट्राई किए जाएं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आरटीपी, रिजर्व ट्रांसपोजिशन जैसी चीज भी आती है जो आईएमएफ इशू करता है। शुरुआत में जो भी देश आईएमएफ का मेंबर बना था, इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का। 1944-45 में अमेरिका में एक बैठक हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। न्यू हैम्पशायर जगह है अमेरिका में, वहां पे बैठक हुई थी। फैसला लिया गया कि आईएमएफ बनाएंगे, वर्ल्ड बैंक बनाएंगे। आईएमएफ का काम है इकोनॉमीज में, अलग अलग अर्थव्यवस्था में, अलग अलग देशों में स्टेबिलिटी बनी रहे। वर्ल्ड बैंक का काम रहेगा, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते थे, कि सस्ता लोन प्रोवाइड करना, लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करना गरीब देशों को जो तबाह हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 से, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड, रीडेवलप करने के लिए। इसलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जुड़वा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जो भी देश आईएमएफ में जुड़ता था, इनिशियली उसको कुछ पैसा जमा कराना पड़ता था। रिजर्व ट्रांसपोजिशन उसी से जुड़ा है। आज आपको डॉलर में देना पड़ता है पैसा। शुरुआत में जब आरबीआई इसका मेंबर, जब रिजर्व बैंक इसका मेंबर बना, इंडिया जब इसका मेंबर बना टेक्निकली, तो हमें डॉलर में देना, हमें गोल्ड में देना पड़ा था, माफ कीजिएगा, पैसा। तो ये भी हमारे
फॉरेक्स रिजर्व में आता है। पहला गोल्ड, दूसरा फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तीसरा है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो इमरजेंसी सिचुएशन में तुम इमरजेंसी फंड की तरह यूज कर सकते हो आईएमएफ से मांग कर। और आरटीपी भी एक इमरजेंसी फंड की तरह है, बट इसका प्रोसेस ये रहता है कि एडवांस में आपने पैसा दिया हुआ है। और एसडीआर एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह है जो आपको लगातार देना है ताकि आपके पास उसका बेनिफिट बना रहे। तो बस मैं फाइनली यही कहना चाहता हूं, सेंट्रल बैंक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अपने डॉलर को सेल करता है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ रुपी। मार्केट में डॉलर उतारेगा और लोगों से जिनके पास रुपया है ले लेगा। जैसे सपोज आरबीआई ऑफर्स टू सेल 100 मिलियन एट द कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज पर डॉलर, 80 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से आरबीआई डॉलर और रुपी का एक्सचेंज कर रहा है। सीइंग द इंटरेस्ट ऑफ द करेंसी मार्केट, it announces that it will sell off $200 million more. Hence, the buyer will get an opportunity to buy more US dollar at a time when demand for it is very high. मार्केट में डॉलर था नहीं, लोगों को मिल रहा है तो लोग खरीदेंगे ही, और बदले में जो भी उनके पास रुपया है वो देकर एक्सचेंज कर लेंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, आईएनआर, इंडियन रुपीस, करेंसी मार्केट में कम हो जाएगा। लगभग 8,000 मिलियन रुपीस करेंसी मार्केट में कम हो जाएंगे। और जिस चीज की मार्केट में सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो रुपया मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में कम रुपया बचा है तो रुपये का दाम बढ़ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं मजबूती आएगी। एंड लोअर सप्लाई ऑफ आईएनआर कॉजेज द वैल्यू ऑफ आईएनआर टू राइज और इट गेट्स कॉस्टलियर, ये और ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। बाकी आप समझेंगे, डॉलर क्योंकि मार्केट में अब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी रुपए के मुकाबले, तो आईएनआर विल अप्रिशिएट अगेंस्ट डॉलर। ये हमारे देश में डॉलर की वैल्यू को घटाएगा, वीक करेगा, और रुपए की वैल्यू को इंप्रूव करेगा, बढ़ाएगा, जिससे हमारी रुपी करेंसी में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेक्स रिजर्व की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली बात, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश को मेंटेन करना पड़ता है। पहली बात, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबल बनाए रखने के लिए, आरबीआई कंट्रोल कर सके बढ़ती महंगाई को और आपके करेंसी की वैल्यू जो लूज आउट हो रही है उसको कंट्रोल में रख सके और एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सके। दूसरी बात, जब भी हमारे देश की करेंसी दूसरे देश के मुकाबले वैल्यू लूज कर रही है, तुरंत मार्केट में इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है आरबीआई, और फ्लक्चुएशंस को, वल्नरेबिलिटीज को रोकता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि आपके देश की करेंसी किसी क्राइसिस में ना चली जाए। एक सवाल है आप सबके लिए, प्रैक्टिस करिएगा, इसका जवाब आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे दे सकते हैं। आप पॉज करिए वीडियो और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जवाब मेरे को आप मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लास्टली बस मैं ये कहना चाहूंगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, मेरे सोशल मीडिया पर विच इज वसु कटारा स्टडी IQ, इस पे कनेक्ट हो सकते हो। अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप है, vasu.katara@studyIQ.com ये मेरी ईमेल आईडी है, और vasu.katara मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिसपे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रिपरेशन, असिस्टेंस चाहिए, तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जहां पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराई जाती है। हर वो चीज जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी मार्केट में, पर यहां पर आपको एक ही कोर्स में मिल रही है। जहां पे लाख 1.5 लाख रुपए आपको खर्चने पड़ते हैं, वही सेम चीज आपको 30,000, 29,999 की अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल रही है। बुक्स आपके घर पे भिजवाई जाएगी, जो अगर आप मार्केट से लेते तो वैसे ही 4,000 to 5,000 की कॉस्ट आती है। स्टडी IQ की बुक्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप, आपके घर तक भिजवाई जाएगी 7 से 10 दिन में। जिस दिन आप एनरोल करते हो आपके घर पे बुक्स भिजवाई जाएंगी। वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके एडमिशन लीजिए। 9 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे। मैं खुद इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा इस बैच में, तो जो पढ़ाएगा उसके साथ जुड़कर उसकी पर्सनलाइज गाइडेंस लेकर पढ़ना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू समवन एल्स हु इज नॉट टीचिंग यू। तो इसका आप फायदा लें। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच 29,999 का हमारी फीस है। उसके अलावा 35,999 का यूपीएससी का 2025 का बैच है, वो 24 का है और ये 25 का है। इसकी क्लासेस 8 जून शाम 6 बजे से शुरू हो रही है। अगेन वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की जून बैच में आप एडमिशन लेकर कवर कर सकते हैं। 1499 की फीस में वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके आप एडमिशन लीजिए। 3 जून से शाम 7 बजे क्लासेस शुरू हो रही हैं। बाकी सेशन को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।